कहते हैं कि पैसा खर्च करना भी ना एक आर्ट है, कोई साइंस नहीं। इसका कोई सीधा साधा फॉर्मूला तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज हम इसी कला पर बात करने वाली हैं और इसके लिए हमने मॉर्गन हाउसल की किताब द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी से कुछ कमाल के हिस्से निकाले हैं। और मकसद ये समझना है कि पैसा और खुशी का जो रिश्ता है वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा पेचीदा है। हाँ, ये मामला स्प्रेडशीट्स और बजट्स का कम और हमारे मनोविज्ञान का, हमारी जलन का और हम दुनिया में खुद को कैसे देखते हैं इसका ज्यादा है। सही बात है। अक्सर हम क्या खरीदें इस पर तो सोचते हैं, पर क्यों खरीदें इस पर नहीं। आज हम उसी क्यों के पीछे जाएंगे। और इसकी शुरुआत ना एक बड़ी अजीब सी कहानी से होती है। अच्छा। हाँ, एक महिला थी जिसने चश्मा हटाने के लिए लेसिक सर्जरी करवाई। अब सुनने में ये कोई बड़ी बात नहीं लगती है ना? नहीं, बिल्कुल आम बात है। पर उसका मकसद सिर्फ साफ देखना नहीं था। तो फिर क्या था? उसे उम्मीद थी कि सर्जरी के बाद उसके पति उसे और ज्यादा पसंद करने लगेंगे। ओहो। और ऑफिस में उसके सहकर्मी उसे ज्यादा इंटेलिजेंट समझेंगे। अच्छा, मतलब वो एक तरह से सम्मान और प्यार खरीदने की कोशिश कर रही थी, अपनी आंखों की रोशनी नहीं। बिल्कुल। और जब महीनों बाद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, न पति ने ज्यादा ध्यान दिया, न ऑफिस में किसी ने उसे आइंस्टाइन समझना शुरू किया, तो उसे लगा कि उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। बाप रे। ये कहानी सुनने में छोटी लगती है, पर ये दिखाती है कि जो हम चाहते हैं जरूरी नहीं कि वही हमारी जरूरत भी हो। हाँ, और यही आज के हमारी बातचीत का पहला बड़ा सबक है। जब हम किसी को बेहिसाब पैसा खर्च करते देखते हैं तो हमारा पहला रिएक्शन होता है, ये क्या बेवकूफ़ी है। हाँ, हम तुरंत जज करने लगते हैं। पर हम ये भूल जाते हैं कि हर इंसान का पैसे के साथ जो रिश्ता है वो उसके अपने अनुभवों से बनता है। मतलब किसी के खर्च करने के तरीके का मजाक उड़ाना वैसा ही है जैसे किसी के लहजे का मजाक उड़ाना। हाँ, बिल्कुल हो सकता है उसने कोई शब्द गलत बोला हो क्योंकि उसने वो किताब में पढ़ा है, किसी से सुना नहीं, उसका अनुभव अलग है। सही बात है। फॉस्टर केयर सिस्टम में जहां मुश्किलों से गुजरे बच्चों की देखभाल होती है, वहां एक कहावत है, अगर आपके पास पूरी जानकारी हो तो हर व्यवहार का कोई ना कोई मतलब निकल ही आता है। ये तो बहुत गहरी बात है। हाँ, जैसे एक बच्चा जो स्कूल में बहुत अजीब बर्ताव कर रहा है, हाँ। वो शायद इसलिए है क्योंकि उसके घर के हालात बहुत खराब हैं। एक बार आपको वो पता चल जाए तो उसका व्यवहार अजीब नहीं बल्कि समझ में आने वाला लगने लगता है। और पैसे के मामले में भी यही सच है। बिल्कुल। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण 1920 के दशक में अमेरिका में देखने को मिला था। पहले विश्व युद्ध, फिर एक भयानक आर्थिक मंदी, लोगों ने बहुत कुछ झेला था। हाँ, द ग्रेट डिप्रेशन से पहले का दौर। और उसके बाद जब अचानक अर्थव्यवस्था में उछाल आया तो लोगों ने ऐसा खर्च करना शुरू किया जैसे कल हो ही ना हो। पार्टियां, महंगी गाड़ियां, बड़े घर। उस जमाने के एक लेखक थे, रॉबर्ट क्वेलन। उन्होंने एक कमाल की बात लिखी थी। क्या लिखा था उन्होंने? उन्होंने कहा, गरीबी में आपको जितना ज्यादा ठुकराया हुआ महसूस होता है, आप अमीर होने पर अपनी दौलत का उतना ही ज्यादा दिखावा करते हैं। वाह। मतलब वो खर्च दिमाग से नहीं दिल से हो रहा था। हाँ, वो लोग असल में अपने पुराने जख्मों पर मरहम लगा रहे थे। वो दुनिया को चीख चीख कर बताना चाहते थे कि देखो हम भी कुछ हैं। और ये चीज तो आज भी नहीं बदली है। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक सफल व्यवसायी की कहानी है जो बहुत गरीबी में पला बढ़ा। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी अपनी बेटी को देश के सबसे महंगे कॉलेज में पढ़ाना। जब उससे पूछा गया कि क्यों, तो उसने कहा कि वो ट्यूशन की रसीद को एक ट्रॉफी की तरह देखता है। उसके लिए वो फीस उसकी सफलता का सबसे बड़ा सबूत थी। और इसी सिक्के का दूसरा पहलू भी है। एक वित्तीय सलाहकार हैं, टिफनी एलिशे। वो एक चीज को कहती हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक ब्रोक सिंड्रोम। ये क्या होता है? वो पैसा खर्च करने से डरते हैं। अच्छा, मतलब अमीर होने के बाद भी? हाँ, उन्हें हमेशा लगता है कि ये सब कुछ छिन जाएगा। तो देखिए, गरीबी का एक ही अनुभव कैसे दो बिल्कुल उल्टे नतीजे दे सकता है। एक बेहिसाब खर्च कर रहा है और दूसरा जरूरत पड़ने पर भी खर्च करने से डर रहा है। बिल्कुल। एक और बहुत दिलचस्प बात जो मुझे मिली, हाँ, वो ये कि जो लोग अपने काम से नाखुश होते हैं, हाँ, उनमें फिजूल खर्ची की आदत ज्यादा होती है। जैसे कोई निवेश बैंकर जो हफ्ते में 80 घंटे काम करके परेशान है, उसे जैसे ही सालाना बोनस मिलता है उसे उड़ा देता है। हाँ, किसी महंगी घड़ी पर या छुट्टियों पर। ये एक तरह का मुआवजा है। वो उन हजारों घंटों की मेहनत और तनाव की भरपाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मतलब अपने बोनस से अपनी ही आत्मा को रिश्वत दे रहे होते हैं। हाँ, ताकि वो अगले साल भी वही नापसंद काम कर सकें। इसके उलट जो लोग अपने काम से प्यार करते हैं, जिन्हें अपने काम में ही संतुष्टि मिलती है, उन्हें अपनी मेहनत की भरपाई के लिए बाहरी चीजों की जरूरत कम महसूस होती है। तो अगर हम इस पूरी बात को समेटें तो दो बातें निकल कर आती हैं। पहली, कोई आपको ये ना बताए कि आपको अपना पैसा कैसे खर्च करना चाहिए।
ये आपका अनुभव है, आपकी कहानी है। और दूसरी, जो शायद ज्यादा मुश्किल है, वो ये कि दूसरे लोग अपना पैसा कैसे खर्च करते हैं उस पर अपनी राय देने से बचें। क्योंकि आपको उनकी पूरी कहानी नहीं पता। बिल्कुल। ठीक है, तो अगर हर किसी के खर्च करने का तरीका उनके अनुभवों से जुड़ा है, तो फिर इस दिखावे के पीछे क्या है? जब कोई महंगी गाड़ी खरीदता है तो वो सिर्फ एक गाड़ी तो नहीं खरीद रहा होता है ना? नहीं, वो असल में सम्मान खरीद रहा होता है, प्रशंसा खरीद रहा होता है। और ये कोई नई बात नहीं है। 1759 में अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने लिखा था कि इंसान की मेहनत का असली मकसद सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करना नहीं है। 1759 मतलब हम सदियों से यही करते आ रहे हैं। हाँ, उन्होंने लिखा कि असली मकसद है लोगों का ध्यान आकर्षित करना। ये घमंड है आराम या खुशी नहीं, जिसमें हमारी असल दिलचस्पी होती है। तो हम सम्मान के पीछे नहीं, सम्मान के पीछे भाग रहे हैं। बिल्कुल। और महंगी चीजें ध्यान खींचने का सबसे तेज तरीका लगती हैं। तेज, लेकिन टिकाऊ नहीं। हाँ, सबसे टिकाऊ नहीं। और अक्सर हमें ये सम्मान उन लोगों से नहीं मिलता जिनसे हम सच में चाहते हैं, जैसे हमारे परिवार और दोस्त। सही बात है। वो आपकी दया, आपकी बुद्धिमानी और आपके प्यार की ज्यादा परवाह करते हैं, न कि आपकी घड़ी की कीमत की। महंगी चीजों से मिलने वाला सम्मान वो जंक फूड जैसा है। जंक फूड, ये अच्छा उदाहरण है। हाँ। मतलब तुरंत मजा तो आता है, लेकिन उसमें कोई पोषण नहीं होता। और वो आपको लंबे समय तक संतुष्ट नहीं रख सकता। लेखक डेविड ब्रुक्स ने 2 तरह की खूबियों के बीच फर्क बताया है, रेज्यूमे वर्च्यूज और यूलॉजी वर्च्यूज। रेज्यूमे वर्च्यूज और यूलॉजी वर्च्यूज, इसका क्या मतलब है? रेज्यूमे वर्च्यूज वो हैं जो आपके बायोडाटा पर अच्छी लगती हैं, आपकी डिग्री, आपका पद, आपकी सैलरी। ठीक है। लेकिन यूलॉजी वर्च्यूज वो हैं जो लोग आपकी शोक सभा में आपके बारे में कहेंगे, आपकी दया, आपकी ईमानदारी, लोगों की मदद करने की आपकी आदत। ये बात तो सोचने वाली है कि किसी की शोक सभा में कोई ये नहीं कहता कि वाह क्या बढ़िया गाड़ी चलाते थे, या उनका घर तो देखो कितना बड़ा था। कभी नहीं। कभी नहीं। वॉरेन बफे ने भी यही बात कही थी। उन्होंने कहा कि जब आप जिंदगी के आखिर में पहुंचते हैं तो सफलता का असली पैमाना ये होता है कि जिन लोगों से आप प्यार चाहते हैं उनमें से कितने लोग सच में आपसे प्यार करते हैं। और प्यार एक ऐसी चीज है जिसे आप खरीद नहीं सकते। बिल्कुल नहीं। आप दुनिया के सारे पैसे देकर भी किसी से सच्चा प्यार नहीं खरीद सकते। तो अगर महंगी चीजें हमें वो सम्मान और खुशी नहीं दे सकती जो हम ढूंढ रहे हैं, तो फिर असली खुशी कहाँ है? स्रोतों के मुताबिक जवाब एक बहुत ही सरल शब्द में है, संतोष। संतोष। हाँ, सबसे खुशी लोग वो नहीं हैं जो सबसे अमीर हैं, बल्कि वो हैं जो ईमानदारी से कह सकते हैं मेरे पास जो है मैं उससे संतुष्ट हूं। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। लेखक अपनी दादी सास का उदाहरण देते हैं। वो बहुत कम पैसे में गुजारा करती थीं, लेकिन लेखक का कहना है कि वो उन अरबपतियों से कहीं ज्यादा खुश थीं जिनसे वो अपने काम के सिलसिले में मिले थे। ऐसा क्यों? उनकी खुशी का एक सरल सा फॉर्मूला था। खुशी बराबर है आपके पास जो है उसे आप जो चाहते हैं उससे भाग देने के। एक मिनट, ये तो गणित जैसा लग रहा है, पर है बहुत गहरा। है ना? तो आप कह रहे हैं कि अमीर बनने से ज्यादा आसान है अपनी इच्छाएं कम कर लेना। हाँ। ये तो पूरी तरह से उल्टी सोच है जो हमें बचपन से सिखाई जाती है। हाँ। हमें तो हमेशा एम फॉर द स्टार्स सिखाया जाता है। यहीं पर मनोविज्ञान का खेल आता है। हमारा दिमाग असल में चीजें नहीं चाहता, वो डोपामाइन चाहता है। डोपामाइन? हाँ, मतलब कुछ नया पाने की उम्मीद का रोमांच, उस चीज को हासिल करने की प्रक्रिया का मजा। यही वजह है कि जब आप महीनों तक किसी नई कार का सपना देखते हैं और जिस दिन वो आपको मिल जाती है, उस दिन की खुशी कुछ हफ्तों में ही फीकी पड़ जाती है। बिल्कुल। और आपका दिमाग अगली उससे भी बेहतर कार के बारे में सोचना शुरू कर देता है। हाँ, ये बिल्कुल एक वीडियो गेम जैसा है। आप एक लेवल पार करते हैं और 2 मिनट की खुशी के बाद तुरंत अगले लेवल पर जाना चाहते हैं। ये कभी ना खत्म होने वाली दौड़ है। बिल्कुल। इसे हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। आप भागते रहते हैं लेकिन पहुंचते कहीं नहीं। इसीलिए क्षणिक खुशी के पीछे भागने के बजाय टिकाऊ संतोष का लक्ष्य रखना ज्यादा समझदारी है। दौलत का सबसे अच्छा पैमाना शायद ये है, आपके पास जो है उसमें से वो घटा दें जो आप चाहते हैं। वाह! अगर नतीजा बड़ा है तो आप अमीर हैं, चाहे आपके बैंक में कुछ भी हो। इस नजरिए से देखें तो अपनी इच्छाओं को कम करना अपनी कमाई बढ़ाने जितना ही शक्तिशाली हो सकता है। मतलब असली आजादी तब मिलती है जब आपको किसी को कुछ साबित करने की जरूरत ही महसूस न हो। हाँ, और यही दौलत की सबसे बड़ी निशानी है, किसी को प्रभावित करने की जरूरत न होना। यह अपने आप में एक सुपर पावर है। इस सुपर पावर को समझने के लिए 1968 की गोल्डन ग्लोब रेस की कहानी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। बहुत दिलचस्प कहानी है वो।
ये अकेले नाव चलाकर दुनिया का चक्कर लगाने की एक रेस थी। ये कहानी दो नाविकों की है और ये इस बात पर है कि आप जिंदगी में किसे प्रभावित करना चाहते हैं, दुनिया को या खुद को। पहला नाविक था डोनाल्ड क्रोहर्स्ट। वो एक आम कारोबारी था, कोई पेशेवर नाविक नहीं। उसने अपनी इज्जत बचाने और अपने डूबते बिजनेस को प्रमोट करने के लिए इस मुश्किल रेस में हिस्सा ले लिया। लेकिन उसकी नाव बहुत खराब हालत में थी और उसे ये बात पता थी। तो फिर वो गया ही क्यों? क्योंकि पीछे हटने में उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। रेस शुरू होते ही उसकी नाव टूटने लगी। उसे पता था कि वो आगे नहीं जा सकता। तो उसने दुनिया को बता दिया होगा? नहीं, उसमें ये बताने की हिम्मत नहीं थी। तो उसने एक बहुत बड़ा धोखा देने का फैसला किया। धोखा? समंदर के बीच में? हाँ, उसने अपनी यात्रा के बारे में झूठ बोलना शुरू कर दिया। वो अटलांटिक महासागर में एक ही जगह भटक रहा था, लेकिन दुनिया को झूठे कोऑर्डिनेट भेजकर ये विश्वास दिला रहा था कि वो सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है। एक मिनट, मतलब वो अकेला समंदर में था और पूरी दुनिया उसे हीरो समझ रही थी? हाँ, अखबारों में उसकी बहादुरी के किस्से छिप रहे थे। लेकिन जैसे जैसे रेस खत्म होने को आई और उसके सच में जीतने की नौबत आ गई, वो इस धोखे के दबाव को झेल नहीं पाया। तो उसका क्या हुआ? कुछ हफ्तों बाद उसकी नाव तो मिली, लेकिन वो उस पे नहीं था। उसकी डायरी में उसके मन की उथल-पुथल के बारे में लिखा था और आखिरी पन्नों पर लिखा था, ये मेरे खेल का अंत है। माना जाता है कि वो अपने ही धोखे के बोझ तले दबकर समुद्र में कूद गया। ओह, वो बाहरी पैमाने यानी आउटर स्कोर कार्ड के लिए जी रहा था। उसे दुनिया की नजरों में सफल दिखना था, भले अंदर से वो पूरी तरह से टूट चुका था। ये तो बहुत दुखद कहानी है। तो ये तो एक तरफ की कहानी हुई जो दुनिया को खुश करने में बर्बाद हो गया। क्या कोई ऐसा भी था जिसने इसका उल्टा किया? हाँ, और वो थे दूसरे नाविक, बर्नार्ड मॉयटेशियर। बर्नार्ड मॉयटेशियर। वो एक माहिर और अनुभवी नाविक थे और रेस जीतने के सबसे बड़े दावेदार थे। रेस के दौरान उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और वो जीत के बहुत करीब थे। तो वो जीत गए होंगे? नहीं, यही कहानी में सबसे हैरान करने वाला मोड़ आता है। अच्छा। बर्नार्ड को शोहरत, पैसा और वो व्यवसायीकरण से नफरत थी। उसे बस समंदर और अपनी नाव से प्यार था। रेस के अंतिम चरण में जब वो फिनिश लाइन के करीब थे, उन्होंने एक गुलेल की मदद से पास से गुजरते एक जहाज पर एक संदेश फेंका। और उस संदेश में क्या लिखा था? उसमें लिखा था, मैं दौड़ छोड़ रहा हूं क्योंकि मैं समुद्र में खुश हूं और शायद अपनी आत्मा को बचाने के लिए आगे बढ़ रहा हूं। क्या वो जीतने वाले थे और उन्होंने रेस छोड़ दी बस अपनी खुशी के लिए? हाँ, उन्होंने अपनी नाव इंग्लैंड की तरफ मोड़ने के बजाय ताहिती की तरफ मोड़ दी और वहीं बस गए। उन्हें दुनिया को कुछ साबित नहीं करना था। वो आंतरिक पैमाने यानी इनर स्कोर कार्ड पर जी रहे थे। बिल्कुल। उनकी सफलता का पैमाना दुनिया की तालियां नहीं, बल्कि उनके मन की शांति थी। ये दो कहानियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक जो दुनिया के लिए जीता और मर गया, दूसरा जो खुद के लिए जिया और उसने अपनी आत्मा को बचा लिया। वॉरेन बफे ने इसी दुविधा पर एक सवाल पूछा था। जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपके पास इनर स्कोर कार्ड है या आउटर स्कोर कार्ड। हाँ। उन्होंने पूछा, क्या आप दुनिया के सबसे बुरे प्रेमी के रूप में जाने जाना पसंद करेंगे जबकि आप असल में दुनिया के सबसे अच्छे प्रेमी हैं, या फिर आप दुनिया के सबसे अच्छे प्रेमी के रूप में जाने जाना पसंद करेंगे जबकि आप असल में सबसे बुरे हैं? यही सवाल पैसा खर्च करते समय भी हमारे सामने आता है। हम ये खर्च किसे दिखाने के लिए कर रहे हैं? हाँ। तो आज की हमारी इस पूरी बातचीत से ये साफ है कि पैसा खर्च करना वाकई एक कला है। ये अक्सर सम्मान की तलाश होती है, असली खुशी संतोष में मिलती है। और सबसे जरूरी ये है कि हम बाहरी दुनिया के बजाय अपने आंतरिक पैमानों पर खरे उतरें। बिल्कुल। और अंत में एक कहानी जो इस पूरी बात को बहुत खूबसूरती से समेटती है। एक पुजारी थे जो दशकों तक अस्पतालों में ऐसे लोगों के पास बैठते थे जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे होते थे। अच्छा। उन्होंने इतने सालों में एक पैटर्न देखा। कैसा पैटर्न? उन्होंने देखा कि जो माता पिता अपने अंतिम समय में होते हैं, तो अच्छे परिवारों के बच्चे जो उन्हें बहुत प्यार करते हैं, वो उन्हें उन चीजों के लिए धन्यवाद नहीं देते जो पैसे से खरीदी गई थी। मतलब कोई ये नहीं कहता कि पापा उस महंगी कार के लिए शुक्रिया। हाँ, या कॉलेज की फीस भरने के लिए धन्यवाद। ऐसा कुछ नहीं। तो फिर वो क्या कहते थे? वो हमेशा, लगभग हर बार एक ही बात कहते थे। और वो क्या थी? वो कहते थे, मुझ पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद। वाओ। बस यही, थैंक यू फॉर बिलीविंग इन मी। ये छोटी सी बात सोचने पर मजबूर करती है कि जब जिंदगी का सारा हिसाब किताब होता है तो आखिर में क्या मायने रखता है। शायद वो चीजें नहीं जिन्हें हम खरीद सकते हैं, बल्कि वो विश्वास और प्यार जो हम एक दूसरे को बिना किसी कीमत के देते हैं।